सबका स्वागत भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते। आज संडे है, जी 15 नवंबर जी 2025 है। और जी। संडे है तो ऑब्वियसली आज ऑर्गेनन डे है। हम्म और ऑर्गेनन में हमारे 2:33 तक शायद हो गए थे, है जी। डॉक्टर प्रशांत भाई, कितने हो गए हैं? 29 कंटेंट पे हम जाते हैं तो 2:33 एंड 2:34 दोनों हो चुके थे। और इसमें हमें डिस्कशन करा था हमने द पीरियोडिकल इंटरमिटेंट डिजीजेज। पीरियोडिकल क्या होते हैं इंटरमिटेंट डिजीजेज, और इससे पहले हमने 231 232 में किया था इंटरमिटेंट एंड अल्टरनेटिंग डिजीजेज। तो ये सब अलग अलग ही हैं, है जी। तो थर्टी जी। थ्री 34 हो चुका था शायद। हाँ। हम्म जी। और 34 आज हम चलेंगे 35 से लेकर के, और 235 से 235 से लेकर के 244 तक, 244 तक एक अलग ग्रुप है एफोरिज्म का। इसमें हनीमैन साहब बताएंगे द इंटरमिटेंट फीवर्स के बारे में, स्पेशली 235 से हम्म 244 तक इंटरमिटेंट फीवर्स हम्म के बारे में बात करेंगे। तो इसमें चलते हैं दोस्त अमित। जी। 235 एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि with regard to the intermittent fever that prevails sporadically or epidemically, ब्रैकेट में कह रहे हैं नॉट दोज एंडेमिकली located in marshy districts, we often find every paroxysm likewise composed of two opposite alternating states, ब्रैकेट में cold heat या heat cold, more frequently still of three, और ज्यादातर 3 स्टेट भी मिलती हैं कोल्ड हीट स्वेट करके। तो हनीमैन साहब कह रहे हैं कि अगर हम इंटरमिटेंट फीवर्स के संबंध में बात करें, जो कि प्रिवेल करते हैं, जो कि फैलते हैं या होते हैं लोगों को स्पोरेडिकली या फिर हम्म एपिडेमिकली। और ये हम्म ये एंडेमिकली नहीं होते, ये या तो स्पोरेडिकली मिलेंगे या एपिडेमिकली मिलेंगे। ये हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो एंडेमिकली होते हैं, लोकेटेड होते हैं मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं उनकी जो स्पोरेडिकली और एपिडेमिकली होते हैं ऐसे इंटरमिटेंट फीवर्स की। कह रहे हैं वी ऑफन फाइंड एवरी पैरोक्सिम, हम ये पाते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हर एक पैरोक्सिम जो है वो एक जैसा होता है उनका, दो अपोजिट अल्टरनेटिंग स्टेट्स से बना होता है। कैसे? या तो कहते हैं साहब पहले ठंड लगती है फिर बुखार गर्मी लगती है, या फिर कहेंगे पहले गर्मी लगती है साहब उसके बाद ठंड लगती है बुखार में, या फिर कई बार 3 स्टेट जुड़ जाती हैं, सब पहले ठंड लगती है हम्म फिर गर्मी आती है उसके बाद पसीना आता है फिर बुखार उतर जाता है, ऐसे भी हम्म मिलती हैं कई बार। हम्म तो इस तरह से इंटरमिटेंट फीवर के संबंध में बात करें तो फिर यहाँ फुटनोट दे रखा 128 इंटरमिटेंट फीवर्स को खास करके वो समझाने के लिए। इसमें कह रहे हैं कि द पैथोलॉजी हिदरटू इन वेग which is still in the stage or irrational infancy, हम्म recognizes but one single intermittent fever, which it हम्म likewise termed ague, and admits of no varieties but such as are constituted by the different intervals at which the paroxysm recur, quotidian, tertian, quartan, etc. तो हैनीमैन हम्म साहब ने बहुत अच्छा सा भाव लेकर चले। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो पैथोलॉजी है, अब तक जो पैथोलॉजी की नॉलेज है या जो पैथोलॉजी बताती है, वो जो इन वेग वे का मतलब अस्पष्ट है, धुंधली धुंधली है, क्लियर नहीं है एक तरह से। हम्म वोग, अच्छा वोग वेग नहीं है, वोग है, वोग का मतलब जो फैशन में चल रही है, जो आजकल के हम्म प्रचलन में अब तक जो पैथोलॉजी की बातें, पैथोलॉजी की डायग्नोसिस करके कह रहे हैं वो जो प्रचलन में है विच इज स्टिल इन स्टेज ऑफ इरेशनल इन्फेंसी। और यहाँ एक प्लस बात और कह के चल रहे हैं कि जो जो अपने आप में अभी इन्फेंसी और नॉट लॉजिकल, इरेशनल, और वो भी अभी अभी अपरिपक्व है,
अभी जो इनकी पैथोलॉजी की जो नॉलेज है जितनी भी डिजीज के बारे में, इसको इन्फेंसी वाली स्टेज बता रहे हैं अभी अमित। अभी टीनेज भी नहीं आई है, अभी अडल्ट एज भी नहीं है नॉलेज की, और ओल्ड तो भूल जाओ। कह रहे हैं जो अभी बहुत ही शुरुआती, अभी अपरिपक्व जो नॉलेज है रोगों को डिसाइड करने के बारे में, पैथोलॉजी को जानने के क्रम में, कह रहे हैं इस तरह की जो पैथोलॉजी अब तक जो प्रचलन में है, कह रहे हैं रिकॉग्नाइजेज बट सिंगल इंटरमिटेंट फीवर। तो ये पैथोलॉजी की नॉलेज केवल एक सिंगल इंटरमिटेंट फीवर को ही जानती है, बस पहचानती है। विच इट लाइकवाइज टर्म्ड ओग, जिसको इन्होंने ओग का नाम दे रखा, AGUE, ओग। बस एक ही है कि साहब ओग हो गया। एंड एडमिट्स ऑफ नो वेराइटीज but such as are constituted by the different intervals at which the paroxysms recur, quotidian, tertian, quartan, etc. और भिन्न भिन्न वेराइटीज को तो ये एडमिट करते नहीं कि इंटरमिटेंट फीवर की भी अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं। बस इन्होंने उसको इंटरवल्स के आधार पर अंतर कर दिया कि ये तो क्वाटिडियन है जो रोज आवे, ये टर्सियन है जो हर दूसरे दिन आवे, ये क्वार्टन है जो हर तीसरे चौथे दिन आवे, एटसेट्रा। बस इन्होंने समय के अंतर को लेके अंतर कर दिया। हाँ भाई। सर ये जो ऑग है ना, ये मलेरिया है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ओग, बस ओग कह दें हर बुखार को, इंटरमिटेंट को, ये मलेरिया कह के निकल रहे हैं बस। हाँ जी डॉक्टर श्रे भिन्न भिन्न वेराइटीज को जानते ही नहीं, बस मलेरिया कह दिया, और उस मलेरिया को भी ये कह दिया टाइम के आधार पर बांट दिया कि जो रोज आ रहा है, जो तीसरे दिन आ रहा है, या तीसरे चौथे दिन आ रहा, बस है मलेरिया ही। जबकि वैरायटी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स होते हैं। आगे कह रहे हैं बट देयर आर मच मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस अमंग देम देन व्हाट आर मार्क्ड बाय द पीरियड्स ऑफ देयर रिकरेंसेस। देखना किसी की आवाज आ रही है। हेलो, किसी ने टीवी चला रखा है शायद। हेलो, हाँ। तो बेसिकली कह रहे हैं बट देयर आर मच मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। हैनीमैन साहब का कहना है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, बुखार के, इंटरमिटेंट फीवर्स के। देन व्हाट आर मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ देयर रिकरेंस, जो केवल और केवल बस पीरियड ऑफ देयर रिकरेंस के अलावा कह लो, या उससे अलावा बहुत डिफरेंस हैं इनको अलग अलग करने के लिए। What are marked by periods of their recurrence? There are innumerable varieties of these fevers. Innumerable कहा भाई अमित शर्मा, अमित पाल, डॉक्टर श्रेय। अनगिनत वैरायटी के फीवर हो सकते हैं, अनगिनत, 1 2 3 4 भी नहीं, innumerable varieties of these fevers हैं। Some of which cannot even be denominated og, कुछ तो इनमें से ऐसे भी नहीं हैं जो कि मलेरिया को भी डिनोमिनेट नहीं करते। एज देयर फिट्स कंसिस्ट सोलली ऑफ हीट, जैसा कि मात्र उनका जो फिट आता है केवल और केवल वो हीट ही हीट है, उसमें चिल भी नहीं है, ऐसे भी हैं। अदर्स अगेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड अलोन, कुछ ऐसे बुखार है जिनमें केवल और केवल ठंडी लगे है। विच आर विदाउट सब्सिक्वेंट पर्सपिरेशन, और कुछ ऐसे भी जिनमें पसीना आता ही नहीं। येट अदर्स विच एग्जिबिट जनरल कोल्डनेस ऑफ द सरफेस, और कुछ ऐसे भी हैं जो जनरल कोल्डनेस सरफेस पे होती है, विद ए सेंसेशन ऑफ हीट ऑन द पेशेंट्स पार्ट, जबकि पेशेंट कहता है कि मुझे अंदर से गर्मी लग रही, कुछ ऐसे भी होते हैं। और इसकी एक्सटर्नल सरफेस कोल्ड होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं। और या whilst the body feel externally hot the patient feel cold, या कई बुखार ऐसे होते हैं जो बाहर से, जो पेशेंट तो बाहर से बहुत गर्म है लेकिन पेशेंट अंदर से कोल्ड फील कर रहा, जबकि उसकी बॉडी बाहर से बहुत गर्म है, कुछ ऐसे भी होते हैं। अदर्स अगेन इन विच वन पैरोक्सिज्म कंसिस्ट एंटायरली ऑफ ए रिगर और सिंपल चिलीनेस फॉलोड बाय एन इंटरवल ऑफ हेल्थ, और कुछ दूसरे ऐसे हैं जिनमें पैरोक्सिज्म जो आता है वो पूर्ण रूप से रिगर के साथ आता है, या फिर किसी का पैरोक्सिज्म केवल सिंपल
चिलीनेस के लिए ही साथ ही आता है बस, और उसके बाद वो एक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है इंसान उसके आने के बाद। while the next consists of heat alone followed or not by perspiration, जबकि दूसरा कोई ऐसा आ सकता है नेक्स्ट जो बनेगा पैरोक्सिज्म कि वहां केवल हीट आएगी और उसके बाद कोई पर्सपिरेशन नहीं होगा। अदर्स, और ये वैरायटी बताते जा रहे हैं, जहां भी अदर्स वर्ड आएगा वहां से नई नए बताएंगे, नई टाइप को। कह रहे अदर्स अगेन इन विच द हीट कम्स फर्स्ट एंड द कोल्ड स्टेज नॉट टिल दैट इज गॉन। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पहले हीट आती है और कोल्ड स्टेज नहीं आएगी, नॉट टिल दैट इज गॉन, जब तक ये नहीं चली जाएगी कोल्ड स्टेज नहीं आएगी, टिल दैट इज गॉन। अदर्स अगेन वेयरइन आफ्टर ए कोल्ड और हॉट स्टेज एपायरेक्सिया एंस्यूज। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके कोल्ड और हॉट के बाद जो है एपायरेक्सिया की स्टेट आरंभ हो जाती है। एपायरेक्सिया का मतलब इंटरवल बिटवीन टू पैरोक्सिज्म ऑफ फीवर, एपायरेक्सिया बुखार रहित जो होता है। एंड देन पर्सपिरेशन कम ऑन लाइक ए सेकेंड फिट, और उसके बाद फिर जो पर्सपिरेशन आएगा दूसरे फिट के रूप में। यहाँ ऐसा भी नहीं है, पहले एपायरेक्सिया होगा उसके बाद पसीना आ रहा है। ऑफन मैनी आवर्स सब्सिक्वेंटली, और कई कई घंटों तक फिर वो आता है। अदर्स, फिर एक वैरायटी बता रहे हैं, अदर्स अगेन इन विच नो पर्सपिरेशन एट ऑल कम्स ऑन एंड येट अदर्स इन which the whole attack consists of perspiration alone without any cold or hot stage। लो जी, कुछ ऐसा भी है जिसमें पसीना आ रहा है, पसीना किसी में बिल्कुल नहीं आता, और कुछ ऐसे हैं जिसमें पूरे के पूरे उसमें अटैक के दौरान पर्सपिरेशन बना रहता है, लेकिन ना ठंड होती लगती उसको ना उसको गर्मी लगती, कोई भी स्टेज नहीं है, केवल पसीना ही पसीना। और इन विच द पर्सपिरेशन इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द हीट, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें केवल और हीट के दौरान ही पसीना आता है बस। एंड देयर आर इन्यूमरेबल अदर डिफरेंसेस, और भाई यहाँ पे अनगिनत दूसरे अंतर हैं इन फीवर्स में, स्पेशली इन रिगार्ड टू द एसेसरी सिम्टम्स। लो जी, दूसरे अनन्यूमरेबल डिफरेंस आएंगे उनके एसेसरी सिम्टम्स के रूप में, कंकोमिटेंट के रूप में, कि किस पैरोक्सिज्म के साथ क्या होता है। जैसे सच एज हेडेक ऑफ ए पिक्यूलियर काइंड, एक पिक्यूलियर काइंड का बुखार के साथ हेडेक आता हो। बैड टेस्ट ऑफ माउथ के रूप में एसेसरी सिम्टम है या नहीं, हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वांट ऑफ और एक्सेसिव थर्स्ट, पिक्यूलियर पेन्स इन द बॉडी और लिम्स, ये सब के कोई अपने आप में किसी किसी बुखार के साथ जुड़ा हो सकता है, तो वो उसी टाइप का अलग बुखार है। डिस्टर्ब्ड स्लीप, डिलीरिया, अल्टरेशन ऑफ टेम्पर, स्पाजम्स एटसेट्रा, ये कंकोमिटेंट या एसेसरी सिम्टम्स हर एक बुखार के अलग हो सकते हैं। इस तरह से वो बुखार अपने आप में एक अलग वैरायटी का माना जाएगा। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द कोल्ड स्टेज, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द हॉट स्टेज, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज एंड काउंटलेस अदर वेराइटीज। लो जी, लास्ट में कह दिया कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर का भी ध्यान रखो। बिफोर ये होता है, ड्यूरिंग ये होता है, आफ्टर ये होता है जी। किसी भी हॉट स्टेज के बाद बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, कोल्ड स्टेज के बाद बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, स्वेटिंग स्टेज के बाद बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, इन सब रूपों में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उस तरह से हर एक बुखार इंटरमिटेंट फीवर अलग वैरायटी का है। मात्र मलेरिया कह के काम ना चलेगा, क्वार्टिडियन, टर्शियन और ये करके। आगे कह रहे हैं ऑल दीज आर मैनिफेस्टली इंटरमिटेंट फीवर्स ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड्स। ये सभी इंटरमिटेंट फीवर का ही मैनिफेस्टेशन है, डिफरेंट काइंड के। ईच ऑफ विच एज माइट नेचुरली बी सपोज्ड रिक्वायर्स ए स्पेशल ट्रीटमेंट। और बहुत ही गजब की बात कह दी लास्ट में अब ये इस पॉइंट पे कि हर एक का जिस प्रकार का फीवर है उस प्रकार को नेचुरली सपोज किया जाएगा एक स्पेशल ट्रीटमेंट का, होम्योपैथिकली।
आंख बंद करके एक दवा ना चलेगी, एक तरह से ना होगा, उसका जैसी वैरायटी है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है कि इसको ऐसे ट्रीटमेंट करना, होम्योपैथिक मेडिसिन ये आएगी निकल के अगर ये चीज है तो। बिल्कुल। It must be confused that they can almost all be suppressed, ब्रैकेट में कह रहे हैं as is often done by enormous dose of bark and of its pharmaceuticals preparations, the sulfate of quinine। अब इनको ये जो हरकत कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़े हैं नीमन साहब, कह रहे हैं इट मस्ट बी कंफ्यूज दैट दे, ये बात कंफ्यूज करती है या ये कंफ्यूज है कि दैट दे कैन ऑलमोस्ट ऑल सप्रेस। और भाई एक ऐसे है भैया, सॉरी कंफ्यूज नहीं था, इट मस्ट बी कन्फेस्ड, ये स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार करना है होगा कि भाई ये सभी सप्रेस ही करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऑल भी सप्रेस, जैसा कि अक्सर करते हैं। किसके द्वारा डॉक्टर सर? बाय एनॉर्मस डोज ऑफ बार्क ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन द सल्फेट ऑफ क्विनीन। क्विनीन से बनाई हुई दवाई होती थी मलेरिया की, सल्फेट ऑफ क्विनीन को लेकर के और फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन करके सिंकोना बार्क से उसको दे देकर ये लगभग सारी सभी प्रकार के बुखारों को ये सप्रेस ही करते हैं। दैट इज टू से देयर पीरियोडिकल रिकरेंस में बी एक्सटिंग्विश्ड बाय इट। देयर टाइपस, ये जो पीरियोडिकल रिकरेंस है इसको टाइपस भी बोला, TYPUS, उनका जो पीरियोडिसिटी। क्यों? क्योंकि ये जो क्विनीन, सल्फेट ऑफ क्विनीन है, ये सिंकोना बार्क की एक खास बात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पैथोफिजियोलॉजिकली कि ये पीरियोडिसिटी को तोड़ देती है। तो ये क्या करते हैं कि जब इसको देते हैं सल्फेट ऑफ क्विनीन के प्रिपरेशन को, तो ये जो पीरियोडिकल रिकरेंस है किसी भी, उनकी जो टाइपस है, उनका जो रिकरेंसी है उसको ये दूर कर देते हैं इससे मात्र। बट द पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम इंटरमिटेंट फीवर्स for which cinchona bark is not suitable, as is the case with all those epidemic intermittent fevers that traverse whole countries and even mountainous districts, are not restored to health by the extinction of the typhus। परंतु ये केवल उसकी पीरियोडिसिटी को तो दूर कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट जो सफर कर रहा है इंटरमिटेंट फीवर से, फॉर विच सिंकोना बार्क इज नॉट सुटेबल, जिसके लिए सिंकोना बार्क जो होम्योपैथिकली सुटेबल नहीं है, ऐसा वो पेशेंट, एज द केस विद ऑल दोज एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर्स दैट ट्रेवर्स होल कंट्रीज एंड इवन माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि हर प्रकार के जो बुखार है, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर्स हैं जो कि ट्रेवर्स करे हुए हैं पूरे कंट्रीज में, मतलब एक तरह से फैले हुए हों या मिलते हों, या माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हों जहां सिंकोना बार्क उनके सुटेबल ही नहीं आई है होम्योपैथिकली, करे आर नॉट रिस्टोर्ड टू हेल्थ बाय एक्सटिंक्शन ऑफ द टाइपस। वो मात्र रिकरेंसी को दूर करने से थोड़े रिस्टोर हो गए भाई, बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके उल्टा, दे नाउ रिमेन इल इन अनदर मैनर। पीरियोडिसिटी तो चली गई सिंकोना से, लेकिन अब दूसरे तरीके से वो बीमार बने रहते हैं इस तरह से। एंड वर्स, ऑफन मच वर्स देन बिफोर, और अमित वर्स हो जाते हैं, और भी ज्यादा वर्स हो जाते हैं वो स्टेट ऑफ इल हेल्थ के रूप में पहले से भी ज्यादा, केवल इनकी एंटी मलेरिया का प्रोग्राम चलाने की वजह से। एंटी मलेरिया प्रोग्राम चला रखा है डॉक्टर सर इन्होंने, एंटी ट्यूबरकुलर प्रोग्राम, एंटी मलेरिया प्रोग्राम, डॉक्टर सर चले गए शायद आज। They are affected by peculiar chronic bark dyscrasias and can scarcely be restored to health, each by the prolonged treatment by the true system of medicine, and yet that is what is called curing forsooth। बेसिकली फिर कह रहे हैं निमेन साहब कि ये जो है दे आर अफेक्टेड बाय पिक्यूलियर, और इस तरह से मरीज जो है, पेशेंट जो है, एक पिक्यूलियर क्रोनिक बार्क डिस्क्रेसिया का शिकार हो जाता है। अब इनको चाइना मेलेडी हो गई,
क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेसिया में हो गया, यानी कि उसमें एक डिस्क्रेसिया पैदा हो जाता है इस क्रॉनिक बार्क की वजह से। और आगे तो बहुत ही खतरनाक शब्द कह रहे हैं, कैन स्कार्सली बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ इवन बाय प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट बाय द ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और भैया ऐसे केस जब हो जाते हैं बिगड़े हुए, तो वो रिस्टोर करना उनके लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट चाहिए बाय द ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोले तो होम्योपैथी, उसके द्वारा एक बहुत लंबा समय चाहिए, तब निकल के आते हैं उस बार्क डिस्क्रेसिया से। एंड येट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्योरिंग फॉर सूद। और फिर अच्छा हाँ, फिर कह रहे हैं कि और फिर भी ऐसा सब कुछ करते करते ये कहते हैं कि क्योर कर रहे हैं हम। एंड येट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्योरिंग। अच्छा नहीं, बहुत लंबा समय लगता है इनको ट्रीटमेंट करने में, और तब जा करके उनको वास्तव में ये कहा जाएगा कि भाई ये क्योर हुए। तो इस तरह से ये अर्थ का अनर्थ होता जा रहा है दोस्त, खास करके मलेरिया प्रोग्राम के चक्कर में। आगे कह रहे हैं देयर फॉर द रेमेडी सेलेक्टेड फॉर देम फ्रॉम द जनरल क्लास अप्रूव्ड ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉमन नॉट एंटीसोरिक मेडिसिन मस्ट आइदर बी एबल लाइकवाइज टू प्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी टू सिमिलर alternating states or else must correspond by similarity of symptoms in the most homeopathic manner possible to the strongest best marked and most peculiar alternating states, either to the cold stage or to the hot stage or to the sweating stage, each with its accessory symptoms according as the one or other alternating state is the strongest and most peculiar. But the symptoms of patient's health during the intervals when he is free from fever must be the chief guide to the most appropriate homeopathic remedy. हनीमैन साहब कह रहे हैं therefore the remedy selected for them from the general class of approved medicine must either be able likewise to produce in the healthy body, ब्रैकेट से बाहर रहूंगा, healthy body to similar alternating state। तो अब इसलिए रेमेडी सेलेक्ट की जाए फ्रॉम देम फ्रॉम द जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड। जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड का मतलब कॉमन नॉट एंटीसोरिक। यहाँ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की बात नहीं करी है, या एक्यूट सिलेक्शन की बात कर रही है। फ्रॉम द जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन में से एक ऐसी मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाए, ब्रैकेट में करें एंड रेमेडीज ऑफ दिस सॉर्ट आर द श्योरेस्ट, जो इसकी श्योरेस्ट रेमेडी होगी, जो बिल्कुल ऐसे ही इसी हेल्दी बॉडी में दो अल्टरनेटिंग स्टेट पैदा करती हो, ऐसी ही मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाए जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिकामेंट्स में से। यानी कि अभी एंटी मियाजमेटिक नहीं दे रहे ट्रीटमेंट यहाँ। और एल्स मस्ट कोरस्पॉन्ड बाय सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स, या फिर सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इन द मोस्ट होम्योपैथिक मैनर पॉसिबल टू द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ट मार्क्ड। एक होम्योपैथिक मैनर पॉसिबली करते हुए स्ट्रोंगेस्ट जो उसको मैच कर रही हो, बेस्ट मार्क करके आ रही हो उस स्टेट के, टोटलिटी के, एक्यूट टोटलिटी के, एंड मोस्ट पिक्यूलियर अल्टरनेटिंग स्टेट को भी कवर कर रही हो, either to the cold stage or to the hot stage or to the sweating stage, each with its accessory symptoms। और साथ में अमित भाई कह रहे हैं accessory symptoms को भी कवर करती हो, according as the one or other alternating state is the strongest and most peculiar। एक alternating state या दूसरी strongest alternating state most peculiar, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक मेडिसिन आएगी। भाव ये है कि जो अल्टरनेटिंग स्टेट्स को भी कवर करती हो, जो एसेसरी सिम्टम्स को भी कवर करती हो, जो कि मार्क्ड पिक्यूलियरिटी के साथ बिल्कुल ऐसे ही स्टेट पैदा करती हो, एज ए होल पूरी पिक्चर लेकर के एक ऐसी मेडिसिन को लेकर के आओ जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन में से। यानी कि यहाँ एंटीसोरिक नहीं, यहाँ स्टेट प्रेस्क्रिप्शन होगा अमित पाल, एक्यूट की तरह।
कह रहे हैं बट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ ड्यूरिंग द इंटरवल्स व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम फीवर मस्ट बी चीफ गाइड टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। और इसमें भी और सबसे बड़ी बात ये कह दी, आप ऐसी चलो मेडिसिन ले भी आए जिसकी अल्टरनेटिंग स्टेट भी मिला दी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, कुछ स्वेटिंग स्टेज भी मिला दी, एसेसरी सिम्टम भी मिला दिए, आपने दे दी, लेकिन उसके बावजूद जो सिम्टम पेशेंट में जब उसका इंटरवल चला जाता है, जब बुखार रहित रहता है, उस समय पे वो कैसा महसूस कर रहा है, वो चीफ गाइड ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी बनेगा। कैसा बुखार, जब उससे बुखार तो उतर जा लेकिन मुंह कड़वा हो जा, बुखार जब नहीं रहता भूख बहुत लगा है, बुखार जब बिल्कुल नहीं रहता तो इसको चक्कर आवे, बुखार जब बुखार नहीं है तब जो सिम्टम बच रहा उस इंटरवल में, दो पैरोक्सिज्म के बीच में जो सिम्टम है वो चीफ गाइड करेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को। और ये चीफ गाइड को लेकर के 129 फुटनोट में बता रहे हैं। और भी डॉक्टर वॉन बोनिंगहसन हु हैज रेंडर्ड मोर सर्विसेज टू आवर बेनिफिशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन देन एनी अदर ऑफ माय डिसिपल्स। इनमें साहब बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं अपने शिष्यों में से डॉक्टर वॉन बोनिंगहसन साहब की। हैज बेस्ट एल्यूसिडेटेड दिस सब्जेक्ट which demands so much care and has facilitated the choice of the efficient remedy for the various epidemics of fever in his work entitled, यानी कि जो उसकी बुक है ये वर्सच आइनर होम्योपैथिशियन थेरेपी डैर वेशल फाइबर 1833 जो उन्होंने बुक लिखी। तो यहाँ हैनीमैन साहब ने इस खास करके इंटरमिटेंट फीवर्स को लेकर के डॉक्टर वॉन बोनिंगहसन की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर वॉन बोनिंगहसन ने जो लिखा है, जो काम किया है, ये बहुत ज्यादा सर्विसेबल है, बहुत ज्यादा मदद देता है हमारे इस बेनिफिशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, बजाय मेरे दूसरे शिष्यों के द्वारा किए गए कामों से। इस पर्टिकुलर पार्ट पर जो डॉक्टर वॉन बोनिंगहसन साहब ने काम करा वो सबसे ज्यादा मदद देता है और फैसिलिटेट करता है, विच डिमांड सो मच केयर, जिसको बहुत ही सावधानी से हमें आगे लेके चलना है उस काम को पढ़ते हुए। एंड हैज फैसिलिटेटेड द चॉइस ऑफ द एफिशिएंट रेमेडी फॉर वेरियस एपिडेमिक्स ऑफ फीवर। और हम बड़े ध्यान से पढ़ें वॉन बोनिंगहसन साहब को, वो डिमांड है इस बात की कि उसको ध्यान से पढ़िए, जो कि हमें सुलभ करेगा, हमें सुविधाजनक बनाएगा एक मेडिसिन को सेलेक्ट करने में, एफिशिएंट रेमेडी को इन एपिडेमिक ऑफ फीवर्स के लिए। तो भाई और क्यों कहा, क्योंकि उनके जो कंकोमिटेंट हैं, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग हैं, बोनिंगहसन साहब ने कंकोमिटेंट को ही तो दिया सबसे ज्यादा, बिल्कुल तो जो महत्व दिया, तो इस यहाँ पर हैनीमैन साहब कह रहे हैं इसके लिए वो मदद करेगा। एपायरेक्सिया वगैरह में, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर में जितनी भी आती हैं, और बुखार ही क्यों, किसी भी पैथोलॉजी में, किसी भी बीमारी में बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर में बोनिंगहसन साहब का ही रोल है सारा। और ये एक एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है अमित भाई। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमने कवर करा, बड़ा थोड़ा लंबा भी था ये, लेकिन मुझे लगता है भाव क्लियर हो गया है। किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन है? प्रशांत, दीपांशी, पूजा, किसी का कोई सवाल है किसी बच्चे का? नहीं सर। चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है आपको। और एक एफोरिज्म और कर लें अगर आप कहो तो, या कैसे करें, रुके हैं डॉक्टर? हाँ, अभी कर लेते हैं, अभी 36 हो रहे हैं ना दोस्त, एक तो हो जाएगा। उसमें मेरे को सर एक क्वेश्चन पूछना था, जी। जैसे ये इंटरमिटेंट फीवर ये वापस से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे दे के मतलब 15 डेज में चले जा रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद जॉइंट्स पेन और लीवर की दिक्कतें आ रही हैं।
हाँ तो जॉइंट्स पेन को किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे? चलो लीवर को तो एंटीबायोटिक से समझ में आता है कि एंटीबायोटिक लीवर के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, लेकिन जॉइंट्स का पेन और टाइफाइड फीवर के बाद बहुत ही कॉमन लग रहा है आजकल। बेसिकली आपने ना एंटीबायोटिक को ज्यादा दिमाग में रख लिया। बात एंटीबायोटिक की या बात रोंग होम्योपैथिक की, दोनों एक ही है बेटा। एंटीबायोटिक का प्लस केवल इतना है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन को और अफेक्ट कर रही, मान लो लीवर को या किडनी को टॉक्सिफिकेशन की वजह से, उसका हाँ रोल जी। सिर्फ इतना है एक्स्ट्रा। अदरवाइज एक रोंग होम्योपैथिक रेमेडी और एक एंटीबायोटिक से दबाया हुआ बुखार दोनों एक ही पैटर्न पे है। अच्छा। और एंटीबायोटिक का रोल सिर्फ, फिर मैं रिपीट कर दूं, केवल इतना है कि वो टॉक्सिफिकेशन और करती है बॉडी में, बस लीवर को लेकर के किडनी का काम बढ़ा देती है, लीवर का काम। अदरवाइज एक हाँ जी। रोंग होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा दबाया हुआ बुखार और एक एंटीबायोटिक के द्वारा या किसी एंटीपायरेटिक के द्वारा ठंडा करा हुआ शरीर एक ही क्रम में है हैनीमैन साहब के नजरिए से। अब एक तो ये बात, दूसरी बात आपका सवाल था कि इसके बाद जोड़ों में दर्द आ गया, इसके बाद ये हो गया, तो इसको क्या करें? तो बेसिकली ये बिगड़ा हुआ केस है, आप इसको होम्योपैथिकली ट्रीट करो, प्रेजेंट स्टेट लो इसकी। अब यदि वो जॉइंट पेन में चला गया तो ये एक्यूट से क्रॉनिसिटी में चला गया, अब उसकी एंटीसोरिक लानी पड़ेगी बेटा, आगे आएगा इन एफोरिज्म्स में। एक अच्छा। बात, और यदि उसको दूसरी मेलेडी नहीं आई या अभी वीक हो रहा या अब सिम्टम्स जो है क्लियर नहीं हो रही पिक्चर, तो वहां एनीमैन साहब कहेंगे कि ऐसे बिगड़े हुए पैरोजिम के लिए या तो सल्फर की एक खुराक या हिपर सल्फ की एक खुराक दे दो पहले, तो उसका वो बिगड़ा हुआ जो रूप है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अगली दवाई के लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कुछ ऐसा भी भाव आएगा डॉक्टर प्रशांत भाई। अच्छा। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक से हवा खा के केस खराब करके ला रहे हैं, तो इनको तो पैटर्न तो वही चलेगा। आप इसको देखो कि अगर ये एक्यूट ही है तो एक्यूटली डील कर लो, अदरवाइज ये ज्यादातर फिर जीसीएस से निकलते हैं, क्योंकि इनका सोरा और ज्यादा डेवलप हो चुका है। अगर फीवर से जॉइंट पेन पे चली गई बात, अब सोरा डेवलप हुआ ना बेटा, हाँ जी। हाँ जी। और डेवलप सोरा होने के बाद ये क्रॉनिसिटी में चला गया, तो ये बेसिकली सरप्राइज फीवर है जो आप कह रहे हो एंटीबायोटिक से। हम्म। तो एंटीबायोटिक से बड़ी बात तो इन्होंने चिनकोना बार्क की कह दी ना, चाइना हाँ बार्क। जी। तो चाइना बार्क से ये क्या करते थे, केवल उसकी पीरियोडिसिटी तोड़ देते थे, उसके बुखार को तोड़ देते थे और ये कहते थे साहब बुखार उतर गया, जबकि मरीज जो है वो बीमार होता रहता था दूसरे तरीकों से, और उसको तो एक ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी बहुत लंबा समय लगता था फिर सही करने में, या कर लगता है आज भी, है ना बेटा? हाँ जी। तो बात क्लियर हो गई आपकी या अभी कोई हाँ डाउट जी। है? नहीं हो गए। हाँ, तो ये जो केस में जो बुखार, ये बेसिकली सीधे सीधे मान लो कि बुखार सप्रेस हुआ पहली बात, अगर जॉइंट पेन आया या कोई दूसरी पैथोलॉजी ऐसी हो गई है तो अब उस सरप्राइज फीवर को या बिगड़े हुए केस को फिर आगे बताएंगे, अब इनमें किस तरह से करेंगे वो, ठीक है। और वैसे तो बता भी चुके हैं हम, फिर वो धीरे धीरे कैसे निकाल के लाते हैं एक बिगड़े हुए केस को होम्योपैथिक से। एक ही डॉक्टर के पास टिका रहे, लंबे समय तक चलेगा, डॉक्टर को पूरा ध्यान देना है उसकी स्टेट पर, तब जाके ये उस दलदल में से बाहर निकल के आता मरीज। दलदल में फंस गया बेटा वो। हाँ जी। चलो ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम बोल राम राम राम। राम 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 सर राम राम बेटा, राम राम बेटा। राम राम